तो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे आपको रहना भी है। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम अकाउंट का जो 6 सेमेस्टर का पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बात करें, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बोल रहे थे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम के ऊपर तो वीडियो लाओ। मैंने ला दिया। अभी सुनो, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, पिन कमेंट में लिंक होगा नोट्स का, फ्री नोट्स से डाउनलोड करो जाके। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। बिकॉज ये जो 10-15 मिनट जो आगे आने वाला है, ये तुम्हारा जो नंबर है ना, वो डिसाइड करे। तुम्हें ओ मिलेगा, ई मिलेगा, ए मिलेगा, क्या मिलेगा, वो आगे आने वाला 10-15 मिनट डिसाइड करेगा। बिकॉज मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, कैसे कैसे सब कुछ पढ़ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। पहली जो बात है, ये जो आपका, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो टोटल है 6 मॉड्यूल्स। और मैं पकड़ के चल रहा हूँ, आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। अभी देखो, थोड़ा सा जो ये लास्ट के 2 मॉड्यूल्स है ना, लास्ट के 2 मॉड्यूल्स है, इनमें से 15 मार्क्स आते ही आते। पैरेलल डेटाबेस से मान लो 5 मार्क्स आ गया, एडवांस टॉपिक से भी 5 मार्क्स, कभी कभी 10-15, पैरेलल डेटाबेस से तो 15 मार्क्स का भी आ जाता। तो 20 मार्क्स पकड़ के चलो, 15 से 20 मार्क्स। और इतना कम इसमें पढ़ाई है, इतना कम टॉपिक है, इतना कम पढ़ाई। तो सर हम क्या पढ़े? पहले तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़े, बिकॉज इंट्रोडक्शन पढ़ने से ना तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा जी। जो भी हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ के आया है, वो क्या था, उसके साथ इसका क्या डिफरेंस है, और इसका थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में तुम्हें समझ। अभी सर देखो, ये जो 4, 3 और 2 मॉड्यूल, ये थोड़ा सा मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत वाला चैप्टर है। इसको निपटना तो है ही। तो पहले 1 करो, उसके बाद 5 और 6 कर लो, तो तुम्हारा मोटा मोटा 25 से 30 मार्क्स कंफर्म हो गया है, लिख लो। लेकिन अगर तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो फिर आपको बाद बाकी के मॉड्यूल्स भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो मैंने नोट्स बनाया है ना, इतना अच्छा नोट्स है, एनालॉजी से भरा हुआ है, और इतना तुम्हें पढ़ के मजा आएगा ना, वो इतना मजा आएगा कि तुम इसे पढ़ते चले जाओ। ये वाला। अभी देखो, ट्रांजैक्शन ना तुमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ रखा, तो ट्रांजैक्शन को पढ़ लो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कॉन्करेंसी कंट्रोल और डेडलॉक को भी तुमने पढ़ रखा है डीबीएमएस में। ओन डाई क्या होता है प्रोसेस के बीच में, कैसे डेडलॉक्स लगते हैं ना, ये भी तुमने पढ़ रखा, तो ये पढ़ लो। तो ये जो 3 नंबर वाला मॉड्यूल है, ये पढ़ लो। उसके बाद 4 पढ़ लो। 4 में कुछ भी नहीं है, कॉमिट प्रोटोकॉल से और 2पीसी 3पीसी, इससे ही क्वेश्चन आता है। मैं आपको कहूंगा 2पीसी भी कर लेना, 3पीसी भी कर लेना, तो इम्पोर्टेंट। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेस, सॉरी, उसके बाद जो 2 नंबर वाला मॉड्यूल है कि सिमेंटिक डेटा कंट्रोल क्या है और क्या है। ठीक, हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में कि सर हमने तो डीबीएमएस पढ़ा, डीबीएमएस पढ़ा। हाँ, डीबीएमएस तो हमने पढ़ा है, अच्छी बात है। अभी सर हमें बताओ, डीबीएमएस से कुछ क्या इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी आएगा, कुछ क्वेश्चन, कुछ पार्ट? हाँ, आप आंसर है आप। तो पहला आंसर है यस। क्या क्या आता है? कभी कभी एसक्यूएल क्वेरी दे देता, एसक्यूएल क्वेरी दे, ज्वाइन से होगा या कुछ से होगा। जैसे एसक्यूएल क्वेरी तुमने कराया ना ज्वाइन से, ज्वाइन का क्वेश्चन बहुत आता है, तो ज्वाइन पढ़ लो थोड़ा सा अच्छे से। तो ज्वाइन पढ़ लो थोड़ा सा अच्छे से, उसके बाद सेमी ज्वाइन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। ये वाला जो 2 मॉड्यूल तो पार्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, ज्वाइन और सेमी। पकड़ में आ गया? पकड़। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि एसक्यूएल एक आपको क्वेरी दिया रहेगा और बोलेगा कि इसे ऑप्टिमाइज करो। एसक्यूएल क्वेरी को क्या करो? ऑप्टिमाइज करो। ये वाला जब भी आपको क्वेश्चन मिले, आपको इसे अटेम्प्ट नहीं करना। सर क्यों नहीं करना है सर? सर क्यों नहीं करना है, हमें हमें भी बताओ सर क्यों नहीं करना है। बिकॉज इसमें गलत होने का प्रोबेबिलिटी बहुत होता है, और बहुत गलत होगा ही। तो तुम्हें सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन, जो डायग्राम वाइज क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। स्किल क्वेरी ऑप्टिमाइज का अटेम्प्ट मत करो, मत करो। अगर बहुत अच्छे से आता है तो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छे से कभी कभी नहीं आता है। और हर वक्त ये एक बुक में एक दिया रहेगा, एक चैट जीपीटी में एक दिया रहेगा, एक एआई में एक दिया रहेगा, तो इसका कोई डेफिनेशन या एश्योरेंस नहीं। तो जो टीचर तुम्हारा खाता देख रहा है, तो उसको लगेगा कि ये तो ऐसे भी ऑप्टिमाइज हो सकता है, इसको ऐसे क्यों ऑप्टिमाइज किया। तो इसका स्टेप भी बहुत सारा होता है, तो इससे अप्लाई मत, समझ में, समझ में। अभी थोड़ा और पार्ट, सर क्या? वो है, मैं थोड़ा सा तुमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में बता। क्या तुमने डीबीएमएस तो पढ़ा? डीबीएमएस में बेसिकली क्या होता है? डीबीएमएस में हम होता है यूजर, दिस इज ए यूजर। तो हम होते हैं यूजर, और हाँ सर,
उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस ठीक है, हम होता है यूजर और हमारे पास एक सिंगल डेटाबेस है ना, सिंगल डेटाबेस। मान लो हमने एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाया, एसक्यूएल तुमने पढ़ा है ना कैसे डेटाबेस बनाता है, क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम। मान लो एक स्कूल डेटाबेस हमने बनाया, क्या है डेटाबेस का नाम स्कूल है। अभी हम ना डेटाबेस से बात करते हैं है ना, क्या करते हैं बात करते हैं एसक्यूएल से, एसक्यूएल क्वेरी से बात करते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई हमें सब कुछ, सब जो डेटा है ना फेच करके दो। तो हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये वाला क्वेरी लिखते हैं ना, ये वाला क्वेरी। तो बेसिकली होता क्या है, हम डेटाबेस से बात कर रहे होते हैं, डेटाबेस को रिक्वेस्ट कर, ये तो छोटा मोटा जो ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा मोटा जो एप्लीकेशन है उसके लिए ठीक रहेगा। लेकिन मान लो तुम्हारा एप्लीकेशन हर जगह है, मान लो फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का तो कितना जगह पर कितना है, मान लो हम अगर बंगाल में बैठे तो भी फ्लिपकार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, हम अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो भी फ्लिपकार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। हम अगर सर और कितना सर पाकिस्तान, पाकिस्तान में बैठे तो भी फ्लिपकार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में है या नहीं। हम अगर दिल्ली में है तो भी एक्सेस कर सकते हैं, हर जगह तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी मान लो फ्लिपकार्ट ने क्या, फ्लिपकार्ट को लगता है कि भाई हम एक सिंगल डेटाबेस, एक सिंगल डेटाबेस, और बंगाल का जो लोग है वो भी इस डेटाबेस से क्वेरी कर रहा है, एक सिंगल डेटाबेस पे इतना सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है। ऑस्ट्रेलिया का जो लोग है उसको भी लगता है कि इस डेटाबेस से ही क्वेरी करते हैं, पाकिस्तान का जो लोग है इसको भी लगता है कि भाई इस डेटाबेस से ही क्वेरी करते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली सेंट्रलाइज डेटाबेस, सेंट्रलाइज डेटाबेस। अभी इसका तुम वो बोलो कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसका डिसएडवांटेज है, मान लो डेटाबेस आज तुम्हारा फेल हो, फेल हो तो पूरा एप्लीकेशन फेल हो जाएगा। हाँ सर ये तो दिक्कत वाली बात है। सर बंगाल में भी लोग उसे क्वेरी नहीं कर पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान में भी लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे, दिल्ली में भी यूज नहीं कर पाएंगे। सर हमारा बिजनेस का घाटा हो गया, सर बिजनेस का घाटा हो गया। जब एक डेटाबेस होगा, एक डेटाबेस का क्या हो गया, फेल हो गया, और डेटाबेस काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए सीन में आ गया सेंट्रलाइज डेटाबेस। तो ये तो फेल हो गया सेंट्रलाइज डेटाबेस, ये तो सीन में आया था। अभी सीन में दूसरा डेटाबेस को लाना है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। कैसे काम में आता है मैं आपको बताता हूँ। तो हमने किधर से, मतलब बंगाल, एक तो बंगाल से हम करे, इतना बड़ा हो गया। अरे भाई क्या हो रहा है? एक तो बंगाल से हम एक्सेस कर रहे थे है ना, एक हम किससे और एक्सेस कर रहे थे सर, एक हम उसमें से एक्सेस कर रहे थे। अरे भाई क्या होता है सॉरी, हाँ, और हम किससे एक्सेस कर रहे थे, हम दिल्ली से एक्सेस कर रहे थे, हम ऑस्ट्रेलिया से एक्सेस कर रहे थे। तो अभी जो तुम्हारी कंपनी है, कंपनी ने सोचा कि इतना जगह पर अगर लोग एक्सेस कर रहे हैं हमारे डेटाबेस को, तो हमें क्या, बेसिकली क्या करना है, ये एक डेटाबेस, ये एक डेटाबेस, और ये एक डेटाबेस। मान लो ये एक डेटाबेस है जो डेटाबेस का सर्वर बंगाल, ये एक डेटाबेस है जिसका सर्वर दिल्ली में, और ये एक डेटाबेस है जिसका सर्वर मान लो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। तो अब जब कभी भी बंगाल से लोग क्वेरी करेंगे तो क्या दिल्ली का डेटाबेस में क्वेरी करेंगे? सब डेटाबेस में क्या है, लोकलाइज डेटाबेस है, ये है लोकल डेटाबेस जिसमें से बंगाल का इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो बंगाल का लोग बंगाल का डेटाबेस में क्वेरी कर रहे होंगे, दिल्ली का लोग दिल्ली का डेटाबेस में क्वेरी कर रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया का लोग ऑस्ट्रेलिया के डेटाबेस में क्वेरी कर रहे होंगे। और इसका मान लो डेटाबेस, बंगाल का डेटाबेस आज फेल भी हो गया, फेल हो गया, सर्वर सर्वर क्रैश हो गया बंगाल का डेटाबेस का, तो भी दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया का डेटाबेस चल सकता है। यानी कि दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया से लोग अभी भी तुम्हारा वेबसाइट से परचेस कर सकता है, तुम्हारा वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। तो कितना अच्छा हुआ बोलो, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रहा सर, क्या हुआ, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर स्पॉफ नहीं रहा, और इसलिए पिक्चर में आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। लेकिन सर इतना अलग अलग अगर डेटाबेस है तो सर सभी का इंफॉर्मेशन तो एक जगह पे स्टोर करना पड़ेगा। हाँ सभी का इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, और वो स्टोर रहता भी है एक ग्लोबल डेटाबेस। ये सब कुछ क्या क्या था, लोकल डेटाबेस, और ये सब कुछ क्या है, ग्लोबल डेटाबेस। इन ग्लोबल डेटाबेस में दिन की एकदम अंत में ये सब कोई रिपोर्ट करता है, आज मेरे डेटाबेस में ऐसा हुआ, आज मेरे डेटाबेस में सर ऐसा हुआ।
ऐसा होता है ना, मजदूर लोग काम करते बंगाल में। कोई मान लो मेरा एक ऐसा एक कंपनी है जिसमें मैं मजदूर प्रोवाइड करता हूँ, है ना, कि तुम्हारा आज बंगाल में ईट भाटा का काम तो बंगाल में चले जाओ, दिल्ली में ईट भाटा का काम तो दिल्ली में चले जाओ। और मैं हूँ सेंट्रल, एकदम ग्लोबल सर्वर, मुझे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। जब रात हो गया, काम खत्म हो गया, तो बंगाल का लोग मुझे बोलेंगे आज इतना काम हुआ, इतना पैसा अर्न हुआ। दिल्ली का लोग भी मुझे बोलेंगे। मतलब मैं एक ग्लोबल डेटाबेस हूँ, और लोकल डेटाबेस से जो इन्फॉर्मेशन है एट लास्ट ग्लोबल डेटाबेस में एक स्टोर रहता है, जिसमें कि डेटा का कंसिस्टेंसी बजाय, ताकि मेरे पास एक रिपोर्ट हो। ऐसा नहीं कि पैसा चोरी कर ले, बंगाल का डेटाबेस पैसा चोरी कर ले, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मेरे पास एक सेंट्रलाइज एक ग्लोबल डेटाबेस रहना पड़ेगा। लेकिन ये सर्व कौन करेगा? सर्व करेगा लोकल डेटाबेस। इससे डेटाबेस फास्ट होता है। एक्सेस कितना फास्ट होता है? मान लो ये जो सेंट्रलाइज डेटाबेस है ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया में ये सर्वर, तो बंगाल का लोग को भी ऑस्ट्रेलिया का सर्वर में जाना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया का लोग को भी ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान का भी ऑस्ट्रेलिया में। तो कितना डेटाबेस फेचिंग में कितना टाइम लगता है, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फेच होने में कितना टाइम लगता है। लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये लोकल डेटाबेस और ग्लोबल डेटाबेस वाला डेटा कंसिस्टेंसी, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। खत्म, सब खत्म। अभी चलो नोट्स में चलते हैं और आपको थोड़ा सा नोट्स दिखा देते हैं, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे। चलिए हम थोड़ा सा नोट्स को देख लेते हैं। ये है नोट्स तुम्हारा, ये है बेसिकली मैं बुक ही लॉन्च कर दिया हूँ, ये वाला बुक। इसे बहुत प्यार, हाँ बहुत शेयर, ठीक है सर। अभी सर देखो, इसमें बेसिकली इसमें खासियत क्या है, ये तो पहले चैप्टर का नाम है, उसके बाद चैप्टर में क्या सिलेबस है वो भी आपको सिलेबस अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी मैकआउट में कब आया, इक्टू में कब आया, बीएचयू के क्वेश्चन में कब आया, सब कुछ एनालिसिस करके मैं इधर दिया हूँ, तो आपको पता चल जाए ना कि कब आ गया और कब फिर से आ सकता है। तो ये बात, और बहुत सारा तुम्हारा ये है, देख लो, बहुत सारा डायग्राम्स है, बहुत अच्छा अच्छा डायग्राम है। ऐसा नहीं कि मतलब रियल लाइफ एनालॉजी से, डायग्राम से, ठीक है, आर्किटेक्चर को तो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ट्रांसफरेंसीज क्या है देख लो, टेबल टेबल वाइज है। उसके बाद प्रॉब्लम एरिया क्या है, मैकआउट 2005 में आया था। तो ऐसे करके पूरा जो नोट्स है, पूरा जो बुक है, बेसिकली वो बुक है आपके पास, और पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और बहुत लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर गिविंग।